हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय संविधान में गैर संवैधानिक निकाय का ये चौथा पार्ट है। यदि आप भविष्य में बिहार एसएससी, सीजीएल, बिहार दरोगा, एईडीओ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। प्रारंभ करते हैं। आपको यदि अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला टॉपिक है लोकपाल एवं लोकायुक्त, जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोकपाल एवं लोकायुक्त। प्रारंभ करते हैं। पहला है, नागरिक शिकायतों के निवारण के लिए ओम्बुड्समैन संस्था पहली बार कब गठित की गई थी? तो नागरिक शिकायतों के निवारण के लिए ओम्बुड्समैन संस्था पहली बार जो है 1809 में स्वीडन में स्थापित किया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा। ओम्बुड्समैन मतलब लोकपाल के लिए ही ये शब्द यूज होता है। 1809 में स्वीडन में स्थापित हुआ था। ओम्बुड्समैन जो है इसकी स्थापना फिनलैंड में 1919 में हुई थी। ध्यान रख लीजिएगा। 3 है, फिनलैंड 1919 में, डेनमार्क 1955 में, नॉर्वे 1962 में। पहली बार 1809 स्वीडन में स्थापित हुआ था, फिनलैंड 1919, डेनमार्क 55 में, नॉर्वे 1962 में। अगला है, विश्व का पहला राष्ट्रकुल देश जहां ओम्बुड्समैन प्रणाली को पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर इन्वेस्टिगेशन के रूप में अपनाया गया था। तो विश्व का पहला जो राष्ट्रकुल देश है जहां ओम्बुड्समैन प्रणाली को पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर इन्वेस्टिगेशन के रूप में, तो न्यूजीलैंड में 1962 में अपनाया गया था। भारत में ओम्बुड्समैन को केंद्र तथा राज्य स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ओम्बुड्समैन जो है केंद्र में लोकपाल के नाम से जानते हैं और राज्य में जो है लोकायुक्त के नाम से जानते हैं। केंद्र में लोकपाल और राज्य में हो गया आपको लोकायुक्त। भारत में लोकपाल व लोकायुक्त नाम किसके द्वारा दिया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोकपाल और लोकायुक्त जो ये शब्द हैं ये किसके द्वारा दिया गया? भारत में लोकपाल व लोकायुक्त नाम किसके द्वारा दिया गया? लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा। ध्यान रखिएगा। भारत में लोकपाल व लोकायुक्त नाम देने वाले कौन हैं? लक्ष्मीमल सिंघवी। लक्ष्मीमल सिंघवी भारत में नाम देने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसकी सिफारिश के आधार पर पहली बार लोकपाल विधेयक 1968 बनाया गया था? तो पहली बार लोकपाल विधेयक 1968 में बनाया गया था और सिफारिश करने वाले थे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश 1966 के आधार पे। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश 1966 है। इसी आधार पे 1968 में पहली बार लोकपाल विधेयक बनाया गया है। काफ़ी बार ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है। लोकपाल के गठन का उद्देश्य क्या है? तो लोकपाल जो गठित किया जाता है भ्रष्टाचार की शिकायतों को सुनना तथा उस पर कार्यवाही करना। जो भ्रष्टाचार की शिकायतें होती है इसको सुनने के लिए और उस पर कार्यवाही करने के लिए लोकपाल का गठन किया जाता है। पहला बिल जो है 1968 में आया था। लोकपाल लोकायुक्त शब्द देने वाले लक्ष्मीमल सिंघवी है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा सर्वप्रथम लोकपाल संबंधी मामलों को संसद में उठाया गया? तो ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द पे। यहाँ पे पूछा गया सर्वप्रथम लोकपाल संबंधी मामलों को संसद में उठाया गया। तो के.एम. मुंशी के द्वारा 1960 में ये जो है लोकपाल संबंधी मामलों को संसद में उठाया गया था पहली बार। के.एम. मुंशी। शब्द देने वाले कौन है? लक्ष्मीमल सिंघवी। सर्वप्रथम किस राज्य में लोकायुक्त अधिनियम 1970 पारित हुआ था? तो सबसे पहले लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ था किसमें? ओडिशा में। सबसे पहले लोकायुक्त अधिनियम किस राज्य में पारित हुआ था? 1970 में ओडिशा में। किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी? तो नियुक्ति पहली बार महाराष्ट्र में 1971 में। यहाँ प्रश्न को समझिए, यहाँ पूछा गया है सर्वप्रथम किस राज्य में लोकायुक्त अधिनियम 1970 पारित हुआ था? तो लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ था 1970 में, सबसे पहले ओडिशा में। और ये जो दूसरा प्रश्न है इसमें कहा गया है कि किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी? तो लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी सबसे पहले महाराष्ट्र में 1971 में। जब अधिनियम पारित की बात कहेंगे तो 1970 ओडिशा में। नेक्स्ट देखिए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जो प्रशासनिक सुधार आयोग है इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। ध्यान रखिएगा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष
मोरारजी देसाई के हनुमंतैया को किस वर्ष प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? हनुमंतैया को 1967 में। लोकपाल अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूरा होगा, 5 वर्ष या 70 वर्ष इनका कार्यकाल ध्यान रखिएगा। किस तिथि को लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक 2013 कानून के रूप में परिवर्तित हो गया था? तो लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक 2013 जो है ये पारित हुआ था, परिवर्तित हो गया कानून के रूप में 1 जनवरी 2014 को, 1 जनवरी 2014। लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट जो है 2013, इसके मुख्य बिंदु को देखिए। लोकपाल में एक अध्यक्ष व अधिकतम 8 सदस्य, 50% न्यायिक पृष्ठभूमि वाले, 50% सदस्यों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक वर्गों के शामिल रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति अध्यक्ष व या सदस्य की पदावधि की समाप्ति के कम से कम 3 माह पूर्व एक नए अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करने के लिए उपाय करेंगे। भ्रष्टाचार में संलिप्त व 45 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को इस संस्था में नहीं रखा जाएगा। कम से कम 45 वर्ष उम्र होना चाहिए। कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात अध्यक्ष व सदस्य की पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। 45 वर्ष पुनर्नियुक्ति भी नहीं होंगे, न ही उन्हें कोई राजनीतिक पद दिया जाएगा। साथ ही पद छोड़ने के 5 वर्ष बाद तक वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्यों के चयन के लिए गठित चयन समिति में कौन शामिल होते हैं? तो प्रधानमंत्री शामिल होंगे। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामांकित सर्वोच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश। तो ये सभी लोग जो है चयन समिति में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामांकित कोई अन्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट है, 19 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित चयन समिति से किसे भारत का प्रथम लोकपाल नामित किया गया था? तो भारत का प्रथम लोकपाल, ध्यान रखिएगा, पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया। लोकपाल के 8 सदस्य जो हैं किस पृष्ठभूमि से होते हैं? 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक। 8 सदस्य में 4 न्यायिक, 4 गैर न्यायिक शामिल होते हैं। कितने वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को लोकपाल संस्था में नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो लोकपाल संस्था में नियुक्त होने के लिए कम से कम 45 वर्ष की आयु होनी चाहिए व्यक्ति का। किस अधिनियम के अधीन लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधों की जांच के लिए समिति के गठन का प्रावधान किया गया? तो लोकपाल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। अगला है देखिए, राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना। यहाँ पे कुछ राज्यों का नाम दिया है, तो इसमें आपको जो महत्वपूर्ण है वो ध्यान रखना है। तो राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना, तो महाराष्ट्र में जो है सबसे पहले 1971 में किया गया था। अधिनियम तो पारित सबसे पहले उड़ीसा में हुआ था। तो महाराष्ट्र, ध्यान रखिए, लोकायुक्त की स्थापना करने वाले प्रथम राज्य जो है महाराष्ट्र है। और यहाँ पे बिहार ध्यान रख लीजिए, बिहार का लोकायुक्त बिहार में कब स्थापित हुई है? 1974। सबसे पहले महाराष्ट्र में 1971, बिहार में 1974। उत्तर प्रदेश 1975, ध्यान रख लीजिए, पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, 1975। ओडिशा में 1983 में आया था, पारित तो 1970 में हो गया था। देखिए लेटेस्ट जो आया है सबसे अंतिम में गोवा में आया है, लोकायुक्त की स्थापना 2011 में गोवा में किया गया। तो 1971 महाराष्ट्र पहला है, बिहार में 1974, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 75 और अंतिम बार जो है ये 2011 में गोवा में स्थापित हुआ है। किसी राज्य का लोकायुक्त किसे नियुक्त किया जाता है? जो राज्य के लोकायुक्त होते हैं, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। किसी राज्य का लोकायुक्त किसे नियुक्त किया जाता है? ध्यान रखिएगा, ये राज्य लेवल में है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राज्य का लोकायुक्त कौन बनेंगे? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय का जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वो बनेंगे। अगला है, लोकायुक्त के चयन के लिए गठित चयन समिति में तो केंद्र में प्रधानमंत्री थे, यहाँ मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की ओर से नामित कोई विशेष व्यक्ति शामिल होते हैं। तो ध्यान रखिए, कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं, मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की ओर से नामित कोई विशेष व्यक्ति शामिल होते हैं। ओडिशा में लोकपाल अधिनियम 1970 में पारित हुआ, लेकिन यह लागू किस वर्ष हुआ था?
1983 में। लोकपाल एवं लोकायुक्त संशोधन अधिनियम जो है 2016, इसको ध्यान से देखिए। इस संशोधन द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 44 में संशोधन किया गया। धारा 44 में संशोधन के तहत प्रत्येक लोक सेवक को पदभार ग्रहण करने के 30 दिनों के भीतर अपनी संपत्तियों का विवरण घोषित करना होगा, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत लोक सेवक की पति पत्नी तथा आश्रित बच्चों की संपत्तियां, देनदारियां व लेनदारियां शामिल है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? तो 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला जो प्रथम राज्य है उत्तराखंड है। लोकपाल विधेयक 2011 किस तिथि को लोकसभा में पुनः स्थापित किया गया था? 4 अगस्त 2011। लोकसभा में लोकपाल विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? लोकसभा में जो है लोकपाल विधेयक वी नारायण स्वामी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राज्य का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करते हैं? तो राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अब आ जाएगा आपका सीबीआई, जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है। इसको ध्यान से समझिए, ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय है या सांविधिक निकाय है। सीबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1963 में। सीबीआई का स्थापना किस प्रकार की गई थी? गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा। सीबीआई जो है इस स्थापना 1963 में स्थापित हुई है और ये गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा स्थापित हुई है। वर्तमान में सीबीआई को किस मंत्रालय का अधीन कर दिया? प्रारंभ में तो गृह मंत्रालय के तहत स्थापित हुआ, अभी वर्तमान में सीबीआई जो है कार्मिक मंत्रालय के अधीन है। कार्मिक मंत्रालय इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस आयोग की अनुशंसा पर सीबीआई की स्थापना हुई? संथानम आयोग 1962 से 64 ये रहे थे। तो सीबीआई की स्थापना संथानम आयोग की सिफारिश पे। सीबीआई को शक्ति प्राप्त होती है दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 के द्वारा। महत्वपूर्ण है, सीबीआई को जो शक्ति प्राप्त है दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 के तहत। सीबीआई का आदर्श वाक्य क्या है? तो जो सीबीआई है इसका आदर्श वाक्य है उद्यम, निष्पक्षता तथा ईमानदारी। उद्यम, निष्पक्षता तथा ईमानदारी सीबीआई का आदर्श वाक्य है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का उद्देश्य क्या है? संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना। जो सीबीआई है इसका उद्देश्य है संविधान और देश के कानून की रक्षा करना। संविधान और देश की कानून का रक्षा करना। वर्तमान में सीबीआई की कितनी शाखाएं हैं? तो टोटल 7 शाखाएं हैं। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, विशेष अपराध शाखा, आर्थिक अपराध, नीतिगत एवं समन्वय शाखा, प्रशासनिक अभियोग निदेशालय। तो केवल आप ध्यान रखिए टोटल अभी कितने शाखा हैं? 7 है। अगला प्रश्न, 1963 में सीबीआई की स्थापना 6 संभागों को मिलाकर के किया गया था। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आगे चलते हैं। प्रश्न जो है आपको एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे पहला प्रमुख है सीबीआई। पहला प्रश्न है सीबीआई का प्रमुख कौन होता है? जो सीबीआई होते हैं उसमें सीबीआई के जो निदेशक होते हैं वही प्रमुख होते हैं। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार नियुक्त करते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति की अनुशंसा कौन करता है? जो सीबीआई है उनके निदेशक की नियुक्ति की अनुशंसा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति जो है वो सिफारिश करते हैं। अगला देखिए, सीबीआई के अंतर्गत कितनी डिवीज़न काम करती है? तो सीबीआई के अभी टोटल जो है 3 डिवीज़न काम करते हैं। एंटी करप्शन डिवीज़न है, इकोनॉमिक क्राइम डिवीज़न है, स्पेशल क्राइम डिवीज़न है। एंटी करप्शन है, इकोनॉमिक है और स्पेशल क्राइम डिवीज़न है। सीबीआई के कार्य क्या है ये इसको ध्यान रख लीजिए। भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियां तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करना, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वत और दुर्व्यवहार मामलों की जांच करना, आर्थिक और वित्तीय कानूनों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना, पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोह द्वारा किए गए गंभीर अपराध की जांच करना। सीबीआई अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये ध्यान रखिएगा, सीबीआई का जो अकादमी है सीबीआई एकेडमी ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। सीबीआई की अकादमी कहाँ है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। सीबीआई अकादमी की स्थापना कब की गई है? 10 जनवरी 1996, यानी 33 वर्ष के बाद जो है 1963 में स्थापना हुई है और
33 साल बाद 10 जनवरी 1996 को सीबीआई अकादमी का स्थापना 1996 में गाजियाबाद में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, प्रवर्तन निदेशालय जो है, इनके बारे में आप लोग काफ़ी पढ़े होंगे, सुने होंगे, जो इसी को बोलते हैं ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ये प्रवर्तन निदेशालय है। प्रवर्तन निदेशालय किसके अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है? तो ये प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय का अधीन है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। प्रवर्तन निदेशालय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ये वित्त मंत्रालय का अधीन है। ईडी की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो ईडी 1956 में, ईडी जो है 1956 में स्थापित हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ध्यान रखिएगा 1956 में स्थापित हुई है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। प्रवर्तन निदेशालय किस प्रकार का संगठन है? तो बहुअनुशासनिक संगठन है, बहुअनुशासनिक। ईडी का मुख्य कार्य क्या है? तो ईडी का विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, फेमा तथा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों को लागू करना। जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 है और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 है, इसको लागू करना 1956 में स्थापित हुआ था। ध्यान रखिएगा। प्रवर्तन निदेशालय कितने रीजनल कार्यालय हैं? तो इसके टोटल 5 रीजनल कार्यालय हैं, महत्वपूर्ण नहीं है, टोटल याद रखिए 5 है। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब लागू हुआ था? तो धन शोधन निवारण अधिनियम 1 जुलाई 2005 को लागू हुआ था। नेक्स्ट देखिए, अब आएगा राष्ट्रीय जांच एजेंसी। इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी का स्थापना किस वर्ष की गई थी? 31 दिसंबर 2008 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है 2008 में स्थापित हुई है। एनआईए की स्थापना किस एक्ट के तहत? तो एनआईए एक्ट 2008 के तहत। एनआईए किस प्रकार की जांच एजेंसी है? तो ये संघीय जांच एजेंसी है और एनआईए का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। एनआईए का मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये वर्तमान हेड, आप नया में अभी चेंज हो गया होगा, देख लीजिएगा। एनआईए महानिदेशक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी किस मंत्रालय का अधीन कार्य करता है? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी गृह मंत्रालय का अधीन कार्य करता है। अब एक नया टॉपिक है आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ये भी गैर संवैधानिक निकाय है, क्योंकि आप हेडिंग में ही देखे होंगे कि ये गैर संवैधानिक निकाय चल रहा है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है एसोसिएशन, ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना ये 2005 में किया गया था। ध्यान रखिए, NDMA जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कब स्थापित हुआ? 2005 में। NDMA की स्थापना किस प्रकार की गई थी? तो भारत सरकार के एक कार्यकारी आदेश पर, भारत सरकार के एक कार्यकारी आदेश पर स्थापित हुई है। NDMA की जो संरचना है, इनमें कौन कौन शामिल होते हैं? एक अध्यक्ष व अधिकतम 9 सदस्य शामिल होते हैं। और ये जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है NDMA का पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे कि NDMA का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। और इसके कार्य क्या है? ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय योजना को स्वीकृति प्रदान करना। जो राष्ट्रीय योजना है स्वीकृति प्रदान करेंगे। आपदा प्रबंधन से संबंधित नीति तैयार करना, आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों योजनाओं को लागू करने संबंधी प्रयासों में समन्वय स्थापित करना। आपदा को रोकना, न्यूनीकरण तथा आपदा के समय अन्य कदम उठाने का कार्य इसी संस्था का है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा पालन किए जाने हेतु निर्देश तैयार करना। प्रश्न देखिए, अब राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाता है एक अध्यक्ष और 9 सदस्य को मिला करके। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र में जो होंगे तो प्रधानमंत्री होते हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो जिला जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में टोटल 7 सदस्य होते हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष, ध्यान दीजिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप यदि बिहार में एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो राज्य जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। जिला में कौन होते हैं? जिलाधिकारी होते हैं। टोटल 7 सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होते हैं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में
डीडीएमए का पदेन सह अध्यक्ष, एनडीएमए होगा, ध्यान रखिएगा। जनजातीय क्षेत्रों में एनडीएमए का पदेन सह अध्यक्ष कौन होता है? जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी सदस्य। अच्छा, ये जनजातीय क्षेत्रों में जो डीडीएमए है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो ये एन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये सही है। डीडीएमए का जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी सदस्य। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है डीडीएमए के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा? तो राज्य सरकार जो है नियुक्ति करते हैं। अब यहाँ से एक नया टॉपिक है, केंद्रीय प्रस्ताव द्वारा स्थापित संस्थाएं। जो केंद्रीय प्रस्ताव के द्वारा स्थापित है, तो नीति आयोग पहला है, नीति, तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रख लीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का गठन किस आयोग के स्थान पे? तो योजना आयोग के स्थान पे गठन किया गया है। नीति आयोग किस प्रकार के? संविधानेतर निकाय है, संविधानेतर निकाय है। नीति आयोग की स्थापना किस प्रकार की गई है? तो भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा। भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा। भारत सरकार की जो नीति निर्माण का शीर्ष थिंक टैंक है, नीति निर्माण का जो शीर्ष थिंक टैंक है वो कौन है? नीति आयोग। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? सहकारी संघवाद के सिद्धांत पे नीति आयोग आधारित है। नीति आयोग के गठन के सदस्य भारत के, जो नीति आयोग के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी अभी वर्तमान में भी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग की संरचना में देख लीजिए क्या क्या है। तो अध्यक्ष कौन होंगे? भारत के प्रधानमंत्री जो होंगे अध्यक्ष होंगे। शासकीय परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री जहां विधानसभा है, संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल। तो ये ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे या फिर वहाँ के उपराज्यपाल होंगे। क्षेत्रीय परिषदों, यहाँ ध्यान रखिए, इन परिषदों का गठन एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए किया जाता है। इसका संयोजन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है तथा राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, विशेष आमंत्रित सदस्य जो हैं प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। सदस्य जो होते हैं पूर्णकालिक होते हैं। अंशकालिक सदस्य में अधिकतम 2 पदेन सदस्य होते हैं। देखिए, पदेन सदस्य टोटल जो अधिकतम 4 सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं पदेन सदस्य। अगला देखिए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त भारत सरकार के सचिव पद के समक्ष। मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त भारत सरकार के सचिव पद के समकक्ष होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये कौन थे? नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो हैं नरेंद्र मोदी थे। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? प्रोफेसर अरविंद पनगडिया को। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? प्रोफेसर अरविंद पनगडिया को। नीति आयोग के जो प्रथम सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद पनगडिया और सीईओ जो थे सिंधु श्री खुल्लर। 6 जून 2019 को नीति आयोग का पुनर्गठन करके पदेन सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? तो नीति आयोग में पदेन सदस्य कितने होते हैं? 4, ध्यान रखिएगा 4। नीति आयोग में योजना राज्य मंत्री को किस रूप में शामिल किया गया है? तो योजना, नीति आयोग में योजना राज्य मंत्री जो होते हैं पदेन सदस्य के रूप में होते हैं। नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी कर दी गई है? तो पूर्णकालिक सदस्य टोटल 3 कर दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी, ध्यान रहे, याद रख लीजिएगा इसको। वर्तमान में नीति आयोग के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो भी देख लीजिएगा, कोई चेंजिंग ना हुआ हो तो। नीति आयोग के कार्य क्या क्या है? तो नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, जो नीति का निर्माण है और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, सहकारी संवाद को बढ़ावा देना, अनुश्रवण और मूल्यांकन करना, थिंक टैंक और ज्ञान एवं नवाचार केंद्र के रूप में कार्य करना, ये नीति आयोग के कार्य है। और उद्देश्य क्या है? राज्यों की सक्रिय सहभागिता के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और राजनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना, सहयोगपूर्ण संवाद को बढ़ावा देना,
नीति आयोग का कार्य है। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना एवं योजनाओं के उत्तरोत्तर विकास में मदद करना। राष्ट्रीय विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। दीर्घकालीन योजना कार्यक्रम निर्माण और समय के अनुसार आवश्यक परिवर्तन करना। नीति निर्माण और आर्थिक नियोजन में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है नीति और कार्यक्रम। नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्रौद्योगिकी एवं क्षमता निर्माण का विकास करना। नीति आयोग द्वारा जारी प्रमुख सूचकांक, तो इसको ध्यान से समझिए। नीति आयोग कौन कौन से सूचकांक जारी करते हैं, तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो जारी करते हैं, जारी करने वाले कौन है, नीति आयोग। एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी करते हैं नीति आयोग। नया भारत @75 के लिए कार्यनीति कंपोजिट वाटर इंडेक्स, ये भी नीति आयोग जारी करते हैं। नीति आयोग की समस्त गतिविधियों को विभाजित करने के लिए गठन किया गया है, तो टीम इंडिया तथा ज्ञान एवं नवाचार केंद्रों की। नीति आयोग की समस्त गतिविधियों को विभाजित करने के लिए गठन किया गया है टीम इंडिया तथा ज्ञान एवं नवाचार केंद्रों की। हब का उद्देश्य क्या है, तो सहकारी संवाद को बढ़ावा देना। नीति आयोग की स्थापना को अनीति और दुर्नीति किसने कहा, तो सीताराम येचुरी। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग की स्थापना को अनीति और दुर्नीति किसने कहा, तो नीति आयोग की स्थापना को अनीति और दुर्नीति कहने वाले हैं सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी ने कहा था कि नीति आयोग अनीति और दुर्नीति है। नीति, अनीति और दुर्नीति। नीति आयोग से जुड़े कार्यालय कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रीय श्रम अर्थात शोध एवं विकास संस्थान, विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय। अब जो है नया टॉपिक है योजना आयोग। तो योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव से। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा पारित प्रस्ताव से योजना आयोग स्थापित हुआ था 15 मार्च 1950। किसकी अध्यक्षता में गठित एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड की सिफारिश के बाद योजना आयोग का गठन किया गया, केसी नियोगी की अध्यक्षता में। योजना आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में गठित एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड की सिफारिश के बाद योजना आयोग का गठन, तो केसी नियोगी की अध्यक्षता में। केसी नियोगी समिति का गठन 1946 में किया गया था। केसी नियोगी समिति कब गठित हुआ है, 1946 में। योजना आयोग किस प्रकार का निकाय था, तो संविधानेतर और सांविधानिक निकाय, सांविधिक, संविधानेतर और सांविधिक निकाय है। योजना आयोग की प्रकृति किस प्रकार की है, तो योजना आयोग सलाहकारी प्रकृति के थे। आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए नियोजन हेतु सर्वोच्च अंग कौन था, आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए सर्वोच्च अंग योजना आयोग था। योजना आयोग का समापन किस तिथि को किया गया था, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया। योजना आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, क्योंकि योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, तो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अंतिम अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष अंतिम कौन थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखिए योजना आयोग की जो संरचना है, अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते थे। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे, भारत के प्रधानमंत्री। चलिए ये और महत्वपूर्ण नहीं है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको देखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए किसने कहा था कि योजना ने संघ का स्थान ले लिया। किसने कहा था कि योजना ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है, तो के संथानम ने कहा था योजना ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है, के संथानम। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होते हैं, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष देख लीजिए गुलजारी लाल नंदा जो है योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, गुलजारी लाल नंदा। बाकी को नहीं देखना है। नेक्स्ट देखिए अब नया प्रश्न जो आपका आएगा, नया प्रश्न आपका आ जाएगा यहाँ से
एक मिनट देखिए, राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलन उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किसके द्वारा किया जाता था? जो राष्ट्रीय संसाधन है उसके संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करने वाले कौन थे? योजना आयोग। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया? वित्त आयोग और योजना आयोग जो थे, इन दोनों को परस्पर विलय करने का प्रस्ताव एमवी माथुर ने दिया था। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव एमवी माथुर ने दिया था। अगला है भारत के प्रधानमंत्री जो पूर्व में योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके थे। तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, पूर्व में योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो इसमें पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये दो ऐसे हैं जो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और उससे पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह। योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर मधु दंडवते किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में रेल मंत्री थे? तो मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। मधु दंडवते ने वित्त मंत्री का पद संभाला था वीपी सिंह सरकार में। योजना आयोग के एकमात्र उपाध्यक्ष जो बाद में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो योजना आयोग के एकमात्र उपाध्यक्ष हैं जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने, प्रणब मुखर्जी। ध्यान रखिएगा, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और प्रणब मुखर्जी है, ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय विकास परिषद है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? 6 अगस्त 1952, डेट सहित ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस प्रकार के आदेश से? केंद्र सरकार के शासक के आदेश के द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद किस प्रकार के निकाय है? तो संविधानेतर निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री। किस आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है? तो नीति आयोग के सचिव जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव होते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन का उद्देश्य, इसको क्यों गठित किया गया था? तो योजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना। योजना के सहयोग से राष्ट्र के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना। अभी तो वर्तमान में योजना आयोग खत्म हो चुका है ना, तो इसीलिए जो है ये अभी संस्था है लेकिन एक्टिव नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कार्य क्या है? तो सामाजिक एवं आर्थिक नीति से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना, राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन की समीक्षा करना, केंद्र व राज्य के बीच सहभागिता, समन्वय एवं सहयोग को बढ़ावा देना, ये राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना में कौन कौन शामिल होते हैं। तो इसमें प्रधानमंत्री क्योंकि इनके अध्यक्ष होते हैं, संघीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या प्रशासक और नीति आयोग के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, सभी राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रशासक, साथ में नीति आयोग के सदस्य। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे है? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। अब जो है ये योजना तो 2017 में ख़त्म हो गया है ना, क्योंकि 12 से 17 जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना आया था, लेटेस्ट था वहीं, तो अभी तो ये बचा नहीं है पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट देखिए कौन सी संस्था योजना आयोग या नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय का कार्य करता है? तो कौन सी योजना है, कौन सी संस्था है जो योजना आयोग या नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप सर्वप्रथम किसे भेजा जाता है? जो पंचवर्षीय योजना है प्रारूप केंद्रीय मंत्रिमंडल को सबसे पहले भेजा जाता था। पंचवर्षीय योजना का केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति के पश्चात किसके समक्ष जाता था? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जब स्वीकृति कर देते थे फिर राष्ट्रीय विकास परिषद के पास जाता था। अगला है पंचवर्षीय योजना किसकी स्वीकृति के पश्चात आधिकारिक योजना मान लिया जाता था? तो संसद की स्वीकृति के पश्चात
कौन सा आयोग नियोजन के क्षेत्र में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं नीति आयोग के बीच सेतु का कार्य करता है? तो कौन सा आयोग है जो नियोजन के क्षेत्र में केंद्र, राज्य एवं नीति आयोग के बीच सेतु का कार्य करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत का विधि आयोग, ध्यान से देखिए, विधि आयोग किस प्रकार के निकाय है? तो ये विधि आयोग गैर वैधानिक कार्यकारी निकाय है। विधि आयोग गैर वैधानिक कार्यकारी निकाय है। विधि आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कानून में सुधार एवं कानून के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देना। अगला है, आज़ादी से पूर्व प्रथम विधि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ध्यान रखिएगा, आज़ादी से पहले प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में किया गया। 1834 प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड मैकाले। प्रथम विधि आयोग आज़ादी से पहले 1834 में स्थापित हुआ था और इसके अध्यक्ष बना था लॉर्ड मैकाले। स्वतंत्रता से पूर्व विधि आयोग जो है, प्रथम विधि आयोग 1834 में बना था। तो केवल प्रथम, ध्यान रखिएगा, 1834 में बना था। आज़ादी से पहले टोटल 4 बना है, तो ये प्रथम जो है 1834 में बना था। चलिए, ये लास्ट होने वाला है, ये गैर संवैधानिक निकाय जो है ये आज कंप्लीट ही हो जाएगा, तो इसको समाप्त कर लेते हैं। उसके बाद प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? आज़ादी से पहले 1834 में, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग 1955 में। भारत के प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? MC सीतलवार। MC सीतलवार। वर्तमान में कितने विधि आयोग का गठन किया जा चुका है? तो टोटल 22। 21वें विधि आयोग का गठन 1 सितंबर 2015 को किया गया था। 21वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे बलबीर सिंह चौहान थे, और ये जो 22वें विधि आयोग आया था ये 19 फरवरी 2020 को आया था। अभी टोटल 22 विधि आयोग बन चुके हैं। विधि आयोग की संरचना में पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट देखिए, विधि आयोग की कार्य प्रणाली क्या है? तो आयोगों की बैठकों को आयोजित करना, जो आयोग है उसके बैठकों को आयोजित करना, प्रतिक्रियाओं और रिपोर्ट की रूपरेखा तैयार करना, समस्या सुधार हेतु क्षेत्र निर्धारण की रूपरेखा करना। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रोफेसर विमल पटेल को 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में। विमल पटेल को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में चुना गया था। विमल पटेल का कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू हुआ, 28 तक चलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। भारत के प्रोफेसर है विमल पटेल को 5 वर्ष की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में चुना गया है 1 जनवरी 2023 से। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना कब हुई है? तो भारत में आज़ादी के बाद 1955 में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग जो है ये पहली बार स्थापित हुए 1947 में। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग स्थापित हुई है 1949 में और इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना कब हुई है? 1947 में, और अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब एक नया टॉपिक केंद्र राज्य संबंध जो है ये प्रारंभ हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट जो है प्रारंभ करेंगे, इसका पार्ट 1 से प्रारंभ करेंगे। केंद्र राज्य संबंध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केंद्र राज्य संबंध एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।